एवरीवन, वेलकम बैक टू मोस्ट वांटेड नीट। तो देखिए, पहले लेक्चर के अंदर हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आधा चैप्टर लगभग पढ़ लिया था। उसके कंसेप्ट, उसके ट्रिक्स, उसकी इंफॉर्मेशंस आपने देखी थी और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको क्या टिक करना चाहिए, वो मैंने कुछ जगहों पर आपको बताया है वर्बली, मुंह से ही। और अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके आगे का पोर्शन क्या है वो देखते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं आज। ओके, और यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर भी क्लियर करेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले हमने देखे कि भाई यूकेरियोटिक सेल स्टार्ट की थी। यूकेरियोटिक सेल के अंदर आपको पता है आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल, लेकिन यहाँ पर आपको पहले पढ़ाया गया है सेल मेम्ब्रेन, तो हम सेल मेम्ब्रेन को पहले पढ़ लेते हैं। ओके, अब आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या मॉडल देने के लिए बहुत मेहनत करी गई थी। क्रोनोलॉजी है, पहले किसी ने कुछ किया, फिर बाद में किसी ने कुछ किया, फिर उसके बाद वाले साइंटिस्ट ने कुछ अच्छा सा और सोचा। तो ऐसे सोचते सोचते फाइनली एकदम टॉप मॉडल जो था, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, वो सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उनका था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन वो मॉडल तक पहुंचने से पहले जो नींव रखी गई थी, कुछ साइंटिस्ट ने रखी थी, तो वो कुछ ना कुछ बोलते गए, कुछ हाइपोथेटिकली बोले, कुछ ने एक पॉसिबल मॉडल भी दिया, लेकिन कुछ फंक्शन जो है सेल के वो मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाले थे, वो उनके मॉडल के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे थे, तो डिस्कार्ड हो गए मॉडल। तो लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे उनकी जो स्टडी थी उनसे कुछ काम में लेते लेते एक फाइनल पॉसिबल स्ट्रक्चर को हम बना पाए, और सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल जो है वो आज तक का सबसे बेस्ट और सबसे एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है। ओके, तो चलिए जी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। अब आपको पूछा जाए कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना हुआ होता है उसको बना हुआ किसका है ये बताने में भी बहुत मेहनत लगी। सबसे पहले पता लगा कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी हुई है। तो लिपिड तो बहुत तरीके के होते हैं, कौन से लिपिड की? तो लोगों ने कहा सर फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। अच्छा, तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, उनके फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी में आते हैं, और कैसे फिर वो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है उनका, एक दूसरे के साथ में बैलेंसिंग बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ किसी में डालोगे तो उनके फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो वो कैसे बैलेंस होकर के बनी हुई होगी। तो अगर मान लो एक कटोरी के अंदर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को डाल दें तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन रिपल्शन करा करके एक अरेंजमेंट शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे कि आप मैग्नेट के पार्टिकल डालते हो, तो मैग्नेट को जहां पे फोर्सेस बैलेंस करना होता है वहां जाकर के चिपक जाते हैं, है ना। तो वैसे ही मैंने क्या किया भाई, लिपिड्स के मॉलिक्यूल थे, उन लिपिड के मॉलिक्यूल को एक कटोरी के अंदर डाला, तो एक बॉल के अंदर डाला, तो हमने देखा कि वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर रहे हैं। कहां पर? पानी के अंदर एक बॉल है, उसके अंदर पानी के अंदर ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स डाल दिए। डालते ही ये क्या हुआ, इन्होंने अरेंजमेंट शो किया इस तरीके से। वाटर है तो इनका जो हेड होता है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड जो होता है, और दो टेल्स होती हैं। टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक और हेड होता है हाइड्रोफिलिक। तो इन टेल को वाटर से बचा के रखना है। तो वाटर से कैसे बचाएंगे ये अपने आप को, क्योंकि सभी जगह वाटर है, तो हेड ऐसे हो जाएंगे, टेल ऐसी हो गई, तो इसको ये तो फिर वाटर की कांटेक्ट में आ गई, तो फिर इसको बचा लिया इधर वाले दूसरे मॉलिक्यूल ने। तो बताओ इस तरीके से आ गया नहीं आ गया। तो ऐसे एक दूसरे से फोर्सेस से बैलेंस करके ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे कितने लेयर में अरेंज हो गए, इनके बीच में फोर्स है, इसके बीच में फोर्स है, तो ऐसे करके ये बाय लेयर फॉस्फोलिपिड इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर लिपिड का बताया गया। और ये स्टार्टिंग में यही बोला गया और अंत तक सिंगर एंड निकोलसन तक इसमें कोई भी दूसरा फेरबदल या बदलाव या चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। ये ऐसे है और ऐसा ही होता है। ओके, फिर लोगों को स्टडी के बाद में पता लगा कि सर एक बात है, फॉस्फोलिपिड के अलावा और भी कोई तो चीज होती होगी मेम्ब्रेन के अंदर। तो बाद में पता लगा कि यस, इसके अंदर कई सारी स्टडीज करी, जैसे आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर बायोकेमिकल स्टडीज की गई, उससे पहले केमिकल स्टडीज करी गई, भाई केमिकल कंपोजिशन क्या है वो पता किया गया। बायोकेमिकल स्टडीज के अंदर और ज्यादा अच्छे से पता किया गया। ये एनसीईआरटी में एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये डायग्राम जो है वो एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, उसके पीछे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, एक लेयर ये हो गई ऊपर वाली और एक नीचे लेयर हो गई। लेयर का मतलब पूरा एक शीट की तरह है, एक शीट यहाँ है, दूसरी शीट यहाँ पर हो गई।
तो फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल आपको पता ही है, हेड। हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। टेल्स क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोफोबिक क्यों होता है? तो ये केमिकल नेचर होता है इस पे। यहां पर हम देखें तो इसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक हो जाता है, नॉन पोलर बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होता है, क्योंकि वाटर पोलर होता है, पोलर पोलर के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये एंड पोलर है हेड, और टेल्स जो होती है वो नॉन पोलर होती है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फैटी एसिड्स की वजह से होता है, क्लियर, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक हो जाती हैं। तो टेल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। देख लो, एक्वस एनवायरमेंट से प्रिवेंटेड है टेल्स, करेक्ट। ये सेल का इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, और ये सेल जो है उसका एक मेम्ब्रेन हो गया। तो आप कैसे समझ सकते हैं इसको? ये ऐसे सेल है, तो ये इसका इंट्रासेलुलर हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट हो गया, और ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ का, ये वाला, इसको यहाँ पे हमने बता दिया ऐसे। ओके, क्लियर? चलिए जी, तो ये सेल मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर देने के बाद में फिर कई सारे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने, एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला कि भाई एक मैं मॉडल दे रहा हूं, ट्राइलेमेलर मॉडल, सैंडविच मॉडल, जिन्होंने, किसने दिया? डेनियल एंड डेवसन ने दिया। उन्होंने बोला कि ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, फिर लिपिड का एक लेयर होगा, फिर दूसरा लिपिड का लेयर होगा, और फिर प्रोटीन का लेयर होगा। तो प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, बोला उसने, कि ओनली लिपिड नहीं होता है, प्रोटीन भी होता है, ऐसा बोला, और ये मॉडल दे दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखो। इन्होंने टोटल थिकनेस कितनी बताई भाई? 75 एंगस्ट्रॉम पूरी थिकनेस प्रोटीन को मिला करके। उसमें इसने बोला कि प्रोटीन लेयर जो है वो 20-20 एंगस्ट्रॉम है, ये 20 एंगस्ट्रॉम, ये 20 एंगस्ट्रॉम, और बाकी बच गया 35 एंगस्ट्रॉम का लिपिड बाइलेयर है। टोटल थिकनेस 70 एंगस्ट्रॉम बताई थी डैनियल एंड डेवसन ने। ठीक है जी, ओके। और ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन। फिर इसके बाद एक और मेम्ब्रेन मॉडल है जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था, और रॉबर्टसन का और इसका मॉडल एक जैसा ही है, बट उसने बस ये प्रोटीन जो है वो उसने थोड़ा सा अलग बताया। बोला लिपिड बाइलेयर तो इक्वल है। देखो, लिपिड बाइलेयर में कोई चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि केमिकल स्टडी जो थी उसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई मेम्ब्रेन बताई गई थी, उसमें कोई चेंज नहीं है, लिपिड बाइलेयर है। उसके बाद में उसने बोला देखो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट होता है, और अंदर की तरफ में अदर साइड का प्रोटीन होता है। तो कुल मिलाकर के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये बताता है कि रॉबर्टसन का, कि जहां पर भी मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ठीक है, कहीं पर भी हो मेम्ब्रेन, वो किसी भी सेल में हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है भाई, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी बोलता है कि सर केमिकल स्टडीज तो हो गई है, बायोकेमिकल स्टडीज भी हो गई है, उसके बाद पता लगा कि लिपिड के साथ में उसमें प्रोटीन भी है, और लिपिड कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं वो कॉमन मेन लिपिड होता है। उसके अलावा भी लिपिड बहुत सारे होते हैं, उसमें से और भी ज्यादा कॉमन लिपिड है जो फॉस्फोलिपिड के बाद में, वो है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी इस लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होता है, जो इसकी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल कहां पर स्टेबिलिटी कहां प्रोवाइड करता है? क्योंकि आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो क्या करता है? वो जमता नहीं है। जैसे तेल और घी, जो तेल होता है, ऑयल होता है, उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अनसेचुरेशन की वजह से क्या होता है? वो ऑयली नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का ही रहता है ना। कितनी भी सर्दी पड़ जाए वो जमता नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो कोलेस्ट्रॉल उसको क्या करता है, यानी कि इसका जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसको कोल्ड, हाई कोल्ड के ऊपर क्या करते हैं? उस मेम्ब्रेन की फंक्शन को मेंटेन करने के लिए उसकी फ्लूइडी नेचर का होना बहुत जरूरी है। और फ्लूइडी नेचर जो है वो लिक्विड नेचर उस फॉस्फोलिपिड की वजह से है। और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कोल्ड के अंदर भी उसको क्या करता है? जमने नहीं देता है, उसको हार्ड नहीं होने देता है, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। और फ्लूइडिटी नेचर मेंटेन रहेगा तो उसकी प्रोटीन उसके अंदर घूमती रहेगी, और घूमती रहेगी तो फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वर्क करते रहेंगे, और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन का फंक्शन चलता रहेगा। ओके, एक ये क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्दी के अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उसको जमने से बचाते हैं। ओके, अब है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है सर? कोलेस्ट्रॉल भी क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपको सर्दी में भी और गर्मी में दोनों में ही स्टेबिलिटी मेंटेन रखने में काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, अभी भी हमें यह पता लगा कि लिपिड्स तो है ही है, प्रोटीन भी है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी
प्रेजेंट होते हैं, ये भी बायोकेमिकल स्टडी से पता लग गया था कि मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब बात ये थी कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एक दूसरे के साथ में कैसे अरेंज्ड है और वो ये मॉडल कैसा होगा। तो ऐसा मॉडल जो है वो सिंगर निकोलसन ने बताया, आपको पता हो। सिंगर एंड निकोलसन ने बोला कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये दो टाइप की प्रोटीन है, एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना। लिपिड बाइलेयर तो एज इट इज है। तो सिंगर एंड निकोलसन बोलते हैं, देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये देखो, ये हेड हो गया और ये दो टेल हो गई, है ना। तो ये लिपिड बाइलेयर तो एज इट इज है। तो लिपिड वाला खेल तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल वाला एज इट इज रहा। ये देखो, ये येलो येलो कलर के कोलेस्ट्रॉल है। येलो येलो कलर में कौन है? कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो दोनों काम हो गए। अब है आपके पास में प्रोटीन्स। अब प्रोटीन जो है, उन्होंने बोला कि दो टाइप के प्रोटीन है। बोले कि कैसे प्रोटीन है साहब? बोले दो टाइप के प्रोटीन है, ये देख लो यहाँ पर। उन्होंने बोला बताइए कौन से प्रोटीन है? बोले इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। अब देखो, पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं उनको, एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं पेरिफेरल। तो देखो, ये ओनली इस पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब ये लिपिड बाइलेयर को ये प्रोटीन क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया पेरिफेरल। और ये जो देखो आर पार हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। यहां पर देखो, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो एक इंटीग्रल प्रोटीन ये, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन ये, और एक चैनल बना रहा है बीच में। तो इन दोनों को, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इनको नाम दे दिया चैनल बनाने के लिए। चैनल बना रहे हैं इसलिए इसका नाम दे दिया चैनल प्रोटीन। ओके। तो देखो, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो आउटसाइड ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये बीच में कोलेस्ट्रॉल तो हो ही गया, ये देखो ग्रीन कलर का कोलेस्ट्रॉल है। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में ये ऐसे हेलिकल प्रोटीन्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल, हेलिकल प्रोटीन्स भी एक दूसरे के आर पार इंटीग्रल फॉर्म के अंदर होती हैं। हेलिकल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो प्रोटीन्स हैं, इनके जो हेड है, ये हो सकता है कि ये आर पार हो सकता है ये पार्शियली एम्बेडेड हो, है ना। तो इंटीग्रल प्रोटीन दो टाइप की होती है। इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेरल तो हो ही गई, इंटीग्रल या तो हाफ एम्बेडेड या कंप्लीटली एम्बेडेड होगी, है ना। तो पार्शियली एम्बेडेड और कंप्लीटली एम्बेडेड दो टाइप की होती है। ये कंप्लीटली एम्बेडेड है, आर पार दिख रही है, हो सकता है कुछ पार्शियली भी हो। तो चाहे पार्शियली हो चाहे कंप्लीटली एम्बेडेड हो, इनके जो हेड दिख रहे हैं आउटसाइड की तरफ में, उन हेड के ऊपर ये देखो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है ये कार्बोहाइड्रेट के एक सिंगल यूनिट का पॉलीमर है। तो इसको कार्बोहाइड्रेट चेन बनी हुई है, पॉलीमर, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये प्रोटीन के साथ लग गया तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये कंपाउंड बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट देखो, ग्रीन कलर की कार्बोहाइड्रेट की चेन इस फॉस्फोलिपिड के हेड से अटैच्ड है, तो ये हो गया ग्लाइकोलिपिड। तो ये लिपिड और ये ग्लाइको, तो ग्लाइकोलिपिड और ये लिपिड, ये ग्लाइको और ये प्रोटीन, तो इसलिए ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो ये दोनों पार्ट जो आपके हैं वो दोनों मिलकर के ग्लाइकोलिपिड बोलो या ग्लाइकोप्रोटीन बोलो, ये एक इमेजिनरी लेयर बना रहे हैं, ऊपर बना रहे हैं ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर दिख रही होगी आपको, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। और यही जो होते हैं वो एंटीजन होते हैं, और यही जो होते हैं वो एक किसी न किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये आरबीसी है, तो आरबीसी के ऊपर ये मेम्ब्रेन होगी, तो आरबीसी पर ये किसकी तरह वर्क करेंगे? ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन की तरह वर्क करेंगे। होता है ना एंटीजन ए, एंटीजन बी, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के टाइप ही होते हैं। तो एक एंटीजन बनाने का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं तो आपको पता है पेरिफेरल प्रोटीन का नंबर आउटसाइड के कंपैरिजन में इनसाइड की तरफ में ज्यादा होता है। क्लियर? तो पेरिफेरल प्रोटीन्स आर मोर टुवर्ड्स इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो आप बताइए, अगर इस मेम्ब्रेन को बिल्कुल यहां से बीच में से काट दें, एक लिपिड बाइलेयर ऊपर एक लिपिड बाइलेयर नीचे कर दें, तो ये सिमेट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट जो अटैचमेंट है वो ओनली आउटसाइड होते हैं, इनसाइड होते ही नहीं है। और दूसरा, पेरिफेरल प्रोटीन का नंबर इनसाइड ज्यादा होता है, आउटसाइड ज्यादा नहीं होता है। तो ये दो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी एसिमेट्रिकल नेचर के लिए रिक्वायर्ड है, एसिमेट्री होती है इसकी वजह से। और तीसरा क्या है? प्रोटीन पार्शियली एम्बेडेड है, कंप्लीटली एम्बेडेड है, तो सिमेट्री नहीं बना सकते यार। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है?
इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंगर निकोलसन अपना मॉडल लेकर के आ गए और बोला कि भाई साहब ऐसा ही होता है इसके अंदर, इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो लोग आए भाई उनको चैलेंज करने के लिए, बोले अच्छा ऐसा है मॉडल? बोले हाँ। बोले सारे फंक्शन कर देता है ये सेल के? बिल्कुल कर देता है, कोई भी लेकर के आओ हम आपको बताएंगे। तो ये बोलता है कि चलो बताओ फिर। एक सेल है, इस सेल के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, इसकी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है और यहां कम है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये इधर कैसे आ गया? मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे आ गया ये? तो उन्होंने बोला कि देखो पहले तो आप इस चीज को समझो। बोले उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया, वो है ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने बोला समझाओ। बोले कि देखो मैक्सिमम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में भी ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्लीटली 35 एंगस्ट्रॉम का लेयर है। तो कोई भी पार्टिकल आएगा तो ये तो कैसा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिफॉर्म ब्लू कलर की एक लेयर प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रोटीन की। तो वो तो मॉडल, सैंडविच मॉडल तो खारिज हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था। तो यहां क्या हो रहा है, कोई भी पार्टिकल आएगा तो फेस किसको करेगा? मैक्सिमम ये लिपिड्स को फेस करेगा। इससे ये जो 35 एंगस्ट्रॉम का जो लेयर है उसको फेस करेगा। अगर किसी पार्टिकल को बाहर से अंदर आना होगा तो मैक्सिमम हिट किस पे होगा? वो लिपिड पे हिट होगा, क्योंकि प्रोटीन कैसा है? मोजेक फॉर्म में। मोजेक का मतलब क्या है? एक प्लेस छोड़ छोड़ के ऐसे ऐसे ऐसे, कोई यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में नहीं है। तो ये हो गया मोजेक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो आपको पता ही है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से फ्लूइड ही होता है। तो इस मॉडल का नाम क्या रखा? फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड वर्ड यूज किया गया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के लिए, उसके फिजिकल नेचर के लिए, और मोजेक वर्ड यूज किया गया था अपीयरेंस को लेकर के, बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन की वजह से मोजेक अरेंजमेंट है, और मोजेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, और ये फ्लूइडी नेचर का है फॉस्फोलिपिड, दैट्स व्हाई फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो कोई पार्टिकल हिट होगा तो इस पे हिट होगा। तो इधर आना और जाना डिसाइड करेगा कौन? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर डिसाइड करेगा। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मैक्सिमम पार्ट क्या है भाई? मैक्सिमम पार्ट क्या है? नॉन पोलर है। देखो हेड पोलर है, लेकिन मैक्सिमम एरिया कौन सा है? नॉन पोलर एरिया है। तो अगर कोई यहां से पार्टिकल आएगा और इसको यहां भेजना होगा, और पार्टिकल है पोलर, तो पोलर पार्टिकल को नॉन पोलर एरिया क्रॉस करना पड़ेगा जो ज्यादा है। तो मेम्ब्रेन उसको मना कर देगी, मैं तेरे को बाहर से अंदर नहीं जाने दूंगी, अलाउ नहीं करूंगी सेल के अंदर आने के लिए। अगर तुम बाहर से अंदर आना चाहते हो और तुम पोलर हो तो मैं नहीं आने दूंगी तुमको। बोले क्यों नहीं आने दोगे? अरे भाई हमारा एरिया बहुत बड़ा है भाई, नॉन पोलर वाले हैं हम नॉन पोलर हैं, तो तुम पोलर कैसे आओगे? अच्छा, तो ये कहता है चलो मैं नॉन पोलर होता तो तुम आ जाओ। बोले पोलर छोटा छोटा है, इसको तो क्रॉस कर जाओगे तुम। नॉन पोलर हम ज्यादा बड़े हैं तो तुमको डिस्टर्ब करेंगे नहीं, क्योंकि तुम भी नॉन पोलर हो, तो वो इजीली क्रॉस हो जाएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन वाइल पोलर मॉलिक्यूल्स नॉट। ठीक है, अब पोलर में भी एक लड़ाई है। पोलर लार्ज होना चाहिए। अगर पोलर बहुत छोटा है तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? फॉस्फोलिपिड के ये जो हेड है ना, उनके बीच में एक पोर होता है छोटा सा, एक ऐसे फोर्स बैलेंस करते हैं तो बीच में पोर बन जाते हैं छोटे छोटे। तो उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, ये नॉन पोलर एरिया को फेस नहीं करना पड़ता, और छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो इस पोर के थ्रू यहां से अंदर आ जाता है। तो ये होता है वाटर के साथ में। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर है बट बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल साइज है। उसकी वजह से ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के बीच में पोर है, उससे ये क्रॉस हो जाता है। इसलिए मेम्ब्रेन जो होती है वाटर मॉलिक्यूल पोलर होने के बावजूद भी उसको क्रॉस करने देती है। क्यों? उसकी बहुत छोटी साइज है इसलिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब सर किसका खेल है? नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर को वैसे आने देगी, चाहे छेद हो चाहे नहीं हो, विदाउट पोर के भी आने देगी उनको नॉन पोलर को। अब सर अगर पोलर है और आयन है, आयन बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, आयन है, मान लो सोडियम है बाहर ऐसे Na+, सर इसको आना है और ये है पोलर, और मेम्ब्रेन कहती है तुम आ नहीं सकते, तुमको नहीं जाने देंगे। तो क्या सर पोलर का मूवमेंट ही नहीं होता क्या? तो यहां पर मूवमेंट होगा और अपने कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होगा, बट सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल डिफ्यूजन तो तब होता है जब ये मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर देती है। ये मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर नहीं रही है, तो यहां पर इसको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करने की रिक्वायरमेंट है, और फैसिलिटेट करेंगे कौन? ये जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है वो, ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन इसको अपने ऊपर बिठा लेंगे, और इस प्रोटीन को, मान लो ये प्रोटीन अंदर तक है पूरा, ठीक है, यहां से यहां आर पार हो रहा है, तो ये क्या करेगा? अगर रोटेट होकर के इसको यहां घुमा करके यहां अंदर डाल देगा।
इस एक इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर इसके अटैचमेंट साइट है, उसके ऊपर घुस के और इसको घुमा देगा। ठीक है जी। तो रोटेट होने के लिए आप सोचो कि ये आटा है, आटे के अंदर एक पत्थर लगा हुआ है, तो आटा सॉफ्ट होगा, फ्लूइडी नेचर का होगा, तभी तो ये पत्थर, ये जो स्टोन है वो रोटेट करेगा। तो बताइए इस प्रोटीन की मूवमेंट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? इस लिपिड बाइलेयर का फ्लूइडी नेचर होना रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए कहते हैं द फ्लूइडिटी डिटरमाइंस ट्रांसपोर्टेशन, specially facilitated diffusion and active transport where the protein helps in transportation. Their fluidity is required. Fluidity is very important. Fluidity is a determining factor because of movement of protein allowed by fluidy nature of lipid. Okay? तो ये लेटरल मूवमेंट कर सकता है, इसको लेटरल मूवमेंट बोलते हैं। ये ऐसा था, ऐसे कर लिया, लेटरल मूवमेंट। ओके, और एक और लेटरल मूवमेंट कैसा होता है? इस तरीके से। तो ऐसे भी मूव होते हैं। ये देखो, ये चैनल प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन थोड़ा सा सही कर दूं इसको तो ऐसे होते हैं, यूं ऐसे। तो ये कैसे मूव होंगे? इस तरीके से मूव होंगे, है ना, ऐसे। तो ऐसे किसी को आना है तो ये बंद हो जाएंगे, वापस खोल के इसको अंदर डाल देंगे। तो ये ऐसा लेटरल मूवमेंट भी, इस तरीके का लेटरल मूवमेंट करने के लिए इसको क्या होना चाहिए? स्पेस मिलना चाहिए, फ्लूइडिटी नेचर होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ? सोडियम ने इसको ऊपर बिठाया, घुमा के अंदर फेंक दिया, तो क्या हुआ? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कोई एनर्जी यूज नहीं हुई क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम हो रहा है। ओके, और आप सोचोगे यहां पर अगर मान लो ये चैनल बनाया हुआ है, ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स है, फिक्स चैनल है। तो फिक्स चैनल में से भी क्या हो सकता है? यहां मान लो सोडियम है, तो फिक्स चैनल में से भी ये सीधा डायरेक्ट आ सकता है चैनल के थ्रू। तो बताओ, चैनल बना दिया मतलब इन्होंने प्रिवेंट कर दिया, बीच में कोई भी फॉस्फोलिपिड नहीं है, बीच में कोई भी नॉन पोलर एरिया नहीं है। नॉन पोलर एरिया को क्रॉस कराने के लिए एक रास्ता दे दिया, है ना, टनल बना दी, चैनल बना दिया, तो चैनल प्रोटीन हो गया। यस और नो? क्लियर? अब आप बताओगे चैनल बनाया तो चैनल दो तरीके का है, एक तो फिक्स चैनल होता है, एक मूवेबल चैनल होता है। मूवेबल में क्या होता है? ये पहले बंद होते, जैसे ही आता है ये खुलते हैं और नीचे छोड़ देते हैं उसको। और ऐसा करते टाइम इनके ऊपर क्या होता है? अटैचमेंट साइड भी होती है। तो ये जो मूवेबल चैनल जो होते हैं वो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कंसंट्रेशन के अगलॉन्ग, मतलब यहां मान लो सोडियम है, मान लो अंदर पोटेशियम है, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बाहर ज्यादा है और यहां कम है, तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इसको पंप करना है। तो यहां पर ये चैनल प्रोटीन जो होता है, ये इसके ऊपर अटैचमेंट साइट होती है, पोटेशियम उस पर अटैच हो जाता है और इसको ये मूव करके बाहर निकाल देती है। एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एटीपी लगाना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, इसलिए इन प्रोटीन्स को पंप भी बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप याद करो। यस और नो? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मैंने यहां एग्जांपल जो सोडियम का लिया था वो तो लिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। आप सोडियम पोटेशियम को यहां अप्लाई मत करना। एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का सोडियम के लिए, है ना। और मैंने एग्जांपल लिया एक अलग ही पोटेशियम का, और वो पोटेशियम यूज किया मैंने किसके लिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां होता है वहां चैनल प्रोटीन पे अटैचमेंट साइट होती है और वो मूवेबल होते हैं, है ना। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उनके अंदर ये मूवेबल नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली चैनल से चले जाते हैं या फिर इसके ऊपर बैठ जाते हैं और ये प्रोटीन अब मूवेबल है ना। इस टाइम पे मूवेबल नहीं है, इस टाइम पे मूवेबल है, ऐसे घुमा के फेंक दो अंदर। करेक्ट? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो घूमना है ये उसके फ्लूइडिटी नेचर पे रिक्वायर्ड है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा, तो ये तो था प्रोटीन का जो अरेंजमेंट था उसका एक सिग्निफिकेंस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया। पोलर और नॉन पोलर जो है उसका भी कंसेप्ट समझ में आ ही गया है कि वो पोलैरिटी जो है वो कैसे नहीं पास होने देती, ये सारा समझ में आ गया। मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी भी समझ में आ गई, कोलेस्ट्रॉल उसकी फ्लूइडिटी नेचर की वजह से स्टेबिलिटी है सर्दियों के अंदर, है ना। ऐसे हाई टेम्परेचर के ऊपर जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी स्टेबल रखते हैं इसको। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वर्ड जो है वो उसको समझा दीजिए। फ्लिप फ्लॉप मतलब कोई एक ऐसा पेन है, ये पेन क्या हो रहा है भाई? फ्लिप, फिर फ्लॉप। तो पेन यहां से यहां गया तो ये हो गया फ्लिप, और ऐसे से यहां ऐसा हो गया तो फ्लॉप। तो सर फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप का मतलब हुआ कि ये जो, ध्यान रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन्स का नहीं होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड बाइलेयर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड का, सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब इसका हेड ये रहा और ये इसकी टेल रही, तो ये जो हेड है और वो टेल है, ये हेड टेल, इसको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये जो पेन है इस पेन की जगह इसको इमेजिन कर लो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को। तो पहले तो हो गया फ्लिप,
और दूसरा हो गया फ्लॉप। तो आप सोचो फ्लिप फ्लॉप क्या हुआ, यहां ऐसे था, तो ये देखो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में मैं आपको फ्लिप फ्लॉप समझाता हूं। ये सोचो ये लिपिड बाइलेयर का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये पहले फ्लिप होगा तो कैसा होगा, इस तरीके से ये हो गया फ्लिप, और फ्लॉप होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से फ्लॉप। तो मूवमेंट ऑफ वन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फ्रॉम वन बाइलेयर टू अनदर बाइलेयर, तो एक से यहां आया या नहीं आया, ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर वाली लेयर का मॉलिक्यूल घूम के नीचे वाली में आ गया, वो फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के मेम्ब्रेन में चलते ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलो ये बात समझ में आ गई। और लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन के करने के लिए, वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ऐसे चैनल को घूमने के लिए फ्लूइडिटी नेचर रिक्वायर्ड होता है, और फ्लूइडिटी नेचर भी ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी नेचर, एक तो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, फैसिलिटेटेड के अंदर, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन के मूवमेंट के लिए। और क्या फायदे हैं, तो आपको पता ही है, फ्लूइडिटी नेचर की वजह से सेल डिवाइड होती है, कंस्ट्रिक्शन बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, इंटरसेलुलर जंक्शंस बन जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं। अरे भाई फ्लूइडिटी है तो आप क्या करो, उसमें पेन घुसाओ तो वो ऐसे बन जाएगा। तो फ्लूइडिटी है तो इसका मतलब आपको सेल डिवीजन हो रहा है, सिक्रीशंस हो रहे हैं, कई सारे काम आपके फ्लूइडिटी नेचर की वजह से हो रहे हैं। वो एनसीईआरटी में लिखा है, आप रट लीजिए वहां से। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आ गया, सिंगर निकोलसन समझ में आ गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई है, कंप्लीट पूरा का पूरा। तो आपको बॉडी के कोई भी चीज, कहीं भी चीज यहां से वहां भेजनी है, एक सेल से दूसरी सेल में भेजनी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, उसके कंसेप्ट को आपके दिमाग में होना चाहिए। यस और नो? तो दो टाइप के बेसिकली आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब किसी मॉलिक्यूल को अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना हो, पंप करना हो, अप हिल भेजना हो, तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होता है, और वहां मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो, अगर कोई मॉलिक्यूल मूव हो रहा है और उसमें प्रोटीन हेल्प कर रही है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव का एक टाइप। पैसिव का दूसरा टाइप, जहां पर मेम्ब्रेन हेल्प नहीं कर रही है, मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प नहीं कर रही है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प नहीं करते हैं, तो वहां पर सिंपल डिफ्यूजन। यस और नो? तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये मेम्ब्रेन के आप देख लीजिए। ये तो सिंगर निकोलसन मॉडल हो गया, ये मूवमेंट बताया मैंने आपको। यस और नो? तो ये थोड़ा सा इसको यहां पे नहीं करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन ये है ओनली, दिस इज ओनली सिंपल डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन है। क्लियर? ये वाला ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है दोनों। ओके, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये चैनल प्रोटीन हो गया, ओके, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल हो गए, ये देखो यहां से यहां भेज रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये बिना मूवमेंट सिंपल। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन, ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। और ये कौन है, देखो इसका नाम दिया है चैनल प्रोटीन, क्योंकि ये सिर्फ फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहे हैं, नो मूवमेंट, तो नो मूवमेंट चैनल प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसा भी होता है जिसके अंदर मूवमेंट भी होते हैं, और दो प्रोटीन मूवमेंट होते हैं, उसके ऊपर देखो ये यहां पर क्या है, ये कैरियर साइट है, इसके ऊपर है या नहीं है। तो ऐसी अगर प्रोटीन है तो इसको हम बोलेंगे कौन से प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो ये जो है उनको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, क्योंकि ये कैरी कर रही है, इसके ऊपर कैरी करने के लिए फैसिड बना हुआ है, अटैचमेंट साइट है। और ऐसा भी प्रोटीन फैसिलिटेटेड में काम में आता है। ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू जा रहा है ऐसे, तो वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही है, और फिक्स वाला प्रोटीन है, और इसके अंदर कोई भी कैरी करने के लिए जगह नहीं है, तो इनको बोल दिया फिक्स चैनल बना रहे हैं, इसलिए इनको बोल दिया चैनल प्रोटीन। ऐसा चैनल प्रोटीन दो ही नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पीछे देखो एक और ये दो और पड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 है, 4 इधर होंगे, ऐसे मिलकर एक पूरा का पूरा एक गोला बना लेते हैं, एक पोर बना लेते हैं, बीच में एक चैनल बना लेते हैं, और मूव नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यस और नो? क्लियर? तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये तो हो गए कैरियर प्रोटीन, ये हो गया चैनल प्रोटीन। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसके अंदर आप देखो कि कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन हमेशा यहां पर एनर्जी लो कंसंट्रेशन टू हाई भेजना है, तो ऐसे प्रोटीन कभी काम में नहीं आएंगे, फिक्स चैनल बनाने वाले ऐसे प्रोटीन काम में आएंगे, है ना, ऐसे मूवेबल, जिसके मूवेबल भी हैं, ये
ये मूव भी करते हैं और इसके ऊपर अटैचमेंट साइट भी है। कैरियर प्रोटीन काम में आते हैं, ये फिक्स है। चैनल प्रोटीन फिक्स होते हैं और ये जो होते हैं वो कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं और कैरियर साइट होती है। और ऐसे ही प्रोटीन एक्टिव में होते हैं, ओनली एक्टिव में ऐसे ही मिलेंगे। तो एक्टिव में ओनली मिलेंगे तो इसमें एनर्जी लगेगी एटीपी, और एटीपी से ये ऊपर चले गए तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, यहां से लेकर के यहां तक पूरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि ये इसी का आगे का पार्ट है। ये मॉलिक्यूल आया, इसके ऊपर बैठा और ये ऐसे उठ करके नीचे डाल दिया, तो ये इसके बाद ये ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है ना, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। और ये दोनों जो है वो ये सारा का सारा ये और ये दोनों एक ही बात है, ये और ये। ठीक है, तो ये तो हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन, तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट? तो इसको भी आप देख सकते हैं डायग्राम को बहुत इजीली। ये सोडियम पोटेशियम पंप जिसको हम बोलते हैं, तो सोडियम पोटेशियम पंप आपको पता ही होगा मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन करने के लिए। तो सोडियम पोटेशियम पंप एक टाइप का क्या है? चैनल प्रोटीन नहीं है, कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन मूव भी करते हैं और उनके ऊपर अटैचमेंट साइट भी होती है। करेक्ट? चलिए जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। ये इसका स्क्रीनशॉट में लेने के लिए जगह दे रहा हूं, आप पूरा का पूरा इसको देख सकते हैं। तो ये था सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के कंसेप्ट के बाद में हम बात करते हैं किसकी? हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, तो सेल वॉल क्या चीज होती है साहब? सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल स्ट्रक्चर होती है। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है आप प्लांट किंगडम के अंदर जानते ही हैं, है ना। और आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है कि सेल वॉल जो होती है किस किस में प्रेजेंट होती है, वो वहां पर बताएंगे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सर सेल वॉल जो होती है वो जो हायर प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट किंगडम के अंदर हायर प्लांट जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल है, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है तो उसमें जो सेल होती है उस पर डिपेंड करता है सेल वॉल। कैसे कि अभी न्यूली फॉर्म सेल है, अभी अभी एक सेल बनी है, तो सर एक सेल अभी अभी बनी है तो उसके अंदर क्या होगा कि अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर आपको पता है कि सेल वॉल का सिक्रीशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म करता है, क्योंकि सेल वॉल का जो मटेरियल होता है जिससे सेल वॉल बना होता है वो है जैसे सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, ये तीनों सब्सटेंसेस जो होते हैं इनका सिक्रीशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म करता है, और साइटोप्लाज्म इसका सिक्रीशन करके बाहर की तरफ में ऐसे मेम्ब्रेन बना लेगा, सॉरी एक वॉल बना लेगा। तो ब्लैक कलर की तो मेम्ब्रेन है और ये ग्रीन कलर का एक वॉल बना है, और ये वॉल मटेरियल बाहर सिक्रीट करने की वजह से ये डिपॉजिट हुआ है। तो एक थिन, सबसे पहले एक थिन एक वॉल बनेगी पेक्टोसेलुलोज की, जिसको हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं। फिर टाइम के साथ में जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी तो ये अंदर से मटेरियल और डिपॉजिट होता जाएगा, और डिपॉजिट होता जाएगा, और ये जो है वो थिकनेस बढ़ती जाएगी। थिकनेस किधर बढ़ेगी? बाहर से बढ़ेगी, अंदर से बढ़ेगी? अंदर से थिकनेस बढ़ेगी। कभी भी डिपोजिशन बाहर से नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल अंदर से बन रहा है तो अंदर की तरफ में डिपोजिशन होगा, और ये कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। ठीक है, थिक कहाँ होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच के अंदर। तो मैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वापस ड्रॉ कर देता हूँ, ये ब्लैक कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये यहाँ पर प्राइमरी वॉल जो है वो टाइम के साथ में क्या होती जाएगी? थिक होती जाएगी। तो ये थिक होती 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 यहाँ पर प्राइमरी, इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी वॉल जो होती है उसके अंदर ग्रोथ कैपेसिटी होती है, एक टाइम के साथ में वो ग्रो करती है, थिकनेस में ग्रो करती है, और थिकनेस जो होता है वो अंदर से थिक होता है, डिपोजिशन जो होता है वो अंदर से होता है। ठीक है, तो ये ब्लैक और ग्रीन कलर का, एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होगी, ग्रीन कलर की एक थिक प्राइमरी वॉल हो गई। तो चलो भाई, जैसा सेल का नेचर है प्राइमरी वॉल ही रखनी है। मान लो उसको फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो ओनली प्राइमरी वॉल रहेगी। इनिशियली थिन थी, फिर थिक हो गई, ग्रेजुअली ये जो थिकनेस है, थिकनेस की जो रेट है, इनिशियली क्या थी? थिकनेस करने की रेट बढ़ी हुई थी, जिस वजह से थिकनेस मिली आपको, और फिर टाइम के साथ में जब एकदम अच्छे से मैच्योर हो जाएगी, अच्छी खासी थिक हो जाएगी, तो डिपोजिशन की रेट कम हो जाएगी। तो ग्रेजुअली जो है वो मैच्योर होने के बाद में सेल जो है वो ग्रोथ करना बंद हो जाती है, थिकनेस बढ़ना बंद हो जाता है, और आप कहेंगे कि सर ये सेल मैच्योर हो गई है। अच्छा, एक दूसरे टाइप की सेल होती है जिसको बहुत ज्यादा रिजिडिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्राइमरी वॉल जो फाइनल जो जितनी ऑप्टिमम थिकनेस वाली जो प्राइमरी वॉल बन जाती है वो एक फ्लेक्सिबल होती है। आपको चाहिए थिकनेस बहुत हाई थिकनेस चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा वॉल की रिक्वायरमेंट है, और एक्स्ट्रा वॉल जो है उसका मटेरियल अंदर बन रहा है सेल में, और अंदर बनता 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 बाहर की तरफ में सिक्रीट होने को जाएगा। और जब बाहर सिक्रीट होगा तो ये कैसे होगा भाई? ये सिक्रीशन जब बाहर की तरफ में सिक्रीशन होगा तो ये कैसे होगा? तो ये कैसे होगा? टाइम के साथ में ये
ये ग्रीन वाला वॉल तो ऐसे रहेगा। अब ये ब्लैक कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्रीन कलर की प्राइमरी वॉल के बीच में न्यू मटेरियल डिपॉजिट होगा और वो होगा सेकेंडरी वॉल मटेरियल। कौन सा मटेरियल होगा? सेकेंडरी वॉल मटेरियल होगा। तो इसको बना देते हैं कि ये बाहर तो ग्रीन कलर से हो गया प्राइमरी वॉल पूरा का पूरा, और अंदर की तरफ में ब्लैक कलर से हो गई सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बीच के अंदर जो जगह बच गई है, और ये जो बीच में व्हाइट पोर्शन बच गया है सर, ये है सेकेंडरी वॉल। तो यहां पर बनेगी सेकेंडरी वॉल। क्या बन गई? सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो सेकेंडरी वॉल भी टाइम के साथ में ग्रो करती जाएगी, थिकनेस में बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली ये जो है वो सेकेंडरी वॉल बन गई। अब ये जो सेल है जिसमें दो वॉल है, सबसे बाहर है प्राइमरी वॉल और उसके अंदर है सेकेंडरी वॉल, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वॉल कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी वॉल मटेरियल सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल किस टिश्यू का पार्ट है। जैसे क्यूटिकल बनाना है, क्या बनाना है? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल बनाना है तो क्यूटीन जो है, क्यूटीन सब्सटेंस जो होता है, वैक्सी सब्सटेंस, उसको सिक्रेट करना पड़ता है सेकेंडरी वॉल मटेरियल के फॉर्म में। और अगर आपको कॉर्क बनानी है तो सुबेरिन, अगर आपको कैस्पिरिन स्ट्रिप बनानी है तो सेकेंडरी वॉल के फॉर्म में सेकेंडरी वॉल मटेरियल सुबेरिन को सिक्रेट करना पड़ेगा। और अगर ट्रैकिड और वेसल्स बनानी है तो ये जो पिंक कलर का मटेरियल वहां होगा वो लिग्निन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिग्निन हो जाएगा। इस तरीके से ये वॉल जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। तो बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें दो ही वॉल होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये जो प्राइमरी वॉल बनी थी, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में सबसे पहले वॉल ग्रीन कलर की क्या बनी? प्राइमरी वॉल बनी। क्या सर प्राइमरी वॉल से पहले भी कोई लेयर था? बिल्कुल था। एक प्राइमरी वॉल से पहले एक रेड कलर का लेयर इसके ऊपर हुआ करता था, बहुत थीन, इसका नाम है मिडल लेमेला। क्या नाम है? मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला था पहले, फिर ग्रीन कलर आया, तो मिडल लेमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कौन आ गया? प्राइमरी वॉल आ गया। और ये प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल आया, सेकेंडरी वॉल आया तो ये देख लो सर, ये मिडल लेमेला यहां पर एज इट इज प्रेजेंट है। तो ये लेयर हो गई भाई, रेड कलर से मिडल लेमेला, ग्रीन कलर वाला प्राइमरी वॉल, एंड पिंक कलर वाला सेकेंडरी वॉल, और ब्लैक कलर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स इट। तो ये है सेल वॉल। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ कि जब ये बीच में जब वॉल मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म डिपोजिशन थोड़ी होता है, कहीं कहीं तो छूट जाता होगा ना। तो ये जो कहीं कहीं पर जो ये छूट जाता है, ये वॉल मटेरियल डिपॉजिट होना रुक जाता है, वहां पर ये बन जाता है पिट। क्या बन जाता है? पिट। अगर कोई सुई ले, अगर मान लो कोई यहाँ पर एक सुई को यहाँ चुभे तो यहाँ वॉल फील होंगी, सारे लेयर फील होंगे। लेकिन अगर सुई को यहाँ डालें तो कोई वॉल मटेरियल नहीं है, तो ये सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाकर के लगेगी। लगेगी या नहीं लगेगी? तो अगर मान लो यहाँ पर एक कोई इस तरीके से वॉल मटेरियल गायब है और दूसरी सेल इसके एडजेसेंट प्रेजेंट है, एक सेल जो है वो दूसरी इसके एडजेसेंट प्रेजेंट है, मान लो ऐसे कुछ सेम ऐसी कैसी आइडेंटिकल सेल है, ऐसी कैसी सेल है इधर, पूरी वॉल पूरी लेयर नहीं बना रहा हूं, टाइम लग जाएगा। इमेजिन करो ऐसा कैसा इधर है, तो उसमें भी क्या होगा? पिट होगा या नहीं होगा? तो उसका पिट और इसका पिट एक दूसरे के सामने आ गए या नहीं आ गए? तो ये पिट और ये पिट दोनों सामने आ गए। मान लो इसके साइटोप्लाज्म में से एक सुई को डालते हैं अंदर, तो इसके वॉल नहीं फील होंगे, सीधी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फील होगी। और फिर इसके अंदर बीच के अंदर यहाँ डालेंगे तो इसका मिडल लेमेला फील होगा। ठीक है, मिडल लेमेला और प्राइमरी वॉल फील होंगी, सेकेंडरी वॉल नहीं होती है। तो जो पिट बनता है वो बेसिकली किस मटेरियल का एब्सेंस की वजह से होता है? सेकेंडरी वॉल जो होती है ना, ये सेकेंडरी वॉल, ये पिंक वाला, ये मटेरियल गायब हो जाता है। प्राइमरी वॉल का मटेरियल भी गायब हो जाता है, कई बार नहीं होता है। मिडल लेमेला कभी गायब नहीं होता। तो आप सोचो इधर से सुई अगर मैं चुभा रहा हूं तो सेकेंडरी वॉल मटेरियल तो गायब है, हो सकता है प्राइमरी भी गायब हो, तो मेरे को फील क्या होगा? यहां से पहले सुई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फील होगी, फिर यहां पर स्पेस फील होगा सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का स्पेस फील होगा, फिर मिडल लेमेला में चुभ जाएगी वो। फिर मिडल लेमेला में चुभने के बाद उधर वाले में क्या होगा? प्राइमरी गायब है, सेकेंडरी गायब है, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चुभ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो ये ट्रैक बन गया है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं इसको? ये जो टनल बन गई है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और इस टनल के अंदर साइटोप्लाज्म घुस जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल जो होती हैं, वो इसके अंदर घुस जाती हैं, और ये घुस करके यहाँ पर इसके ट्रांसपोर्टेशन को, इधर वाले मटेरियल को उधर, उधर वाले को इधर लाने में फैसिलिटेट करती है। इन दोनों का कनेक्शन हो गया, इन दोनों के साइटोप्लाज्म कनेक्शन हो गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। और ये फंक्शन होता है, और उन ट्यूब्यूल्स को डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दैट्स इट। ठीक है जी।
तो ये आप सेल वॉल के लिए याद रखिएगा, ये कंप्लीट सेल वॉल हो गया आपका। प्राइमरी यंग सेल वॉल, यंग प्लांट में क्या होता है, फिर क्या होगा, ये देखो, ये जो डायग्राम है उसको समझिए आप। ये एक सेल है जिसके अंदर मिडल लेमेला हो गया, क्लियर। फिर ग्रीन कलर का प्राइमरी वॉल हो गया। तो बाहर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जहां पर सेल अटैच्ड है वहीं मिडल लेमेला होता है, जो एक्सपोज्ड साइट होती है वहां मिडल लेमेला नहीं होता है। इसीलिए मिडल लेमेला को ग्लू बोलते हैं, ये एक दूसरे को सीमेंट करके रखता है, ठीक है। इधर देखो मिडल लेमेला नहीं है, इधर डायरेक्टली क्या होगा, प्राइमरी वॉल होगा। तो अंदर से देखो, ये मिडल लेमेला, ये प्राइमरी वॉल, और फिर ये सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल के बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है जी। और इनके बीच में अगर ये वॉल मटेरियल गायब कर दो यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ का मटेरियल यहां से इजीली आ सकता है, जा सकता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, करेक्ट। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा प्लाज्मोडेस्मेटा को इस तरीके से बताया, ये सेल है, ये देखो वॉल मटेरियल गायब है, प्लाज्मोडेस्मेटा बिल्कुल इजीली दिख जाएंगे आपको, यहाँ से कोई चीज यहाँ भेजनी है तो। और सेल में, प्लांट सेल है तो आपको पता है, प्लांट सेल में सबसे सेंटर में सबसे ज्यादा एरिया क्या होता है, वैक्यूल होता है। ये येलो कलर का क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ वैक्यूल से कोई मटेरियल जाएगा तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्मेटा, फिर इसके साइटोप्लाज्म, फिर इसकी वैक्यूल, ऐसे करते हुए मूवमेंट करेगा। तो ये जो होता है वो प्रोटोप्लास्ट से मूवमेंट कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, प्रोटोप्लास्ट। सर प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है, सेल वॉल हटा दो, सेल, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, तो जो भी मटेरियल बचेगा पीछे वो है प्रोटोप्लास्ट। तो बताओ, एक प्रोटोप्लास्ट, दूसरा प्रोटोप्लास्ट, तीसरा प्रोटोप्लास्ट। तो ये लिविंग थिंग्स से कोई चीज पास हो रही है तो इसको बोलते हैं सिंप्लास्टिक मूवमेंट। तो ये सिंप्लास्टिक मूवमेंट हो गया, ओके। और ये वॉल के थ्रू कोई चीज जा रही है, डेड पार्ट से जा रही है, प्रोटोप्लास्ट से नहीं जा रही है, सेल वॉल से जा रही है, तो इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। एपो मतलब नो, प्लास्ट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट, ओके, क्लियर, यस। तो चलिए जी, ये स्ट्रक्चर हो गई। ये देखो, ये डायग्राम समझो, ये मैंने डेस्मोटिब्यूल बताई है। डेस्मोटिब्यूल देखो कैसे है, ये सेल वॉल है पूरा का पूरा, यहां पर गायब हो गया बीच में से, ये दूसरा सेल वॉल था इधर, ये इधर सेल वॉल, ये मटेरियल नहीं है, तो इधर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल का आपस में जुड़ गया इसके थ्रू, तो यहां से मटेरियल यहां चला जाएगा। ये वॉल लेयर्स हैं जो अंदर से बाहर, ये लुमेन हो गया, सबसे बाहर, सबसे अंदर कौन सा वॉल होगा भाई, प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी वॉल हो गए। सेकेंडरी वॉल की भी लेयर है, S1, S2, S3, फिर प्राइमरी वॉल, फिर मिडल लेमेला। ये कैसे बनता है भाई, सबसे बाहर देखो मिडल लेमेला ये रहा, फिर प्राइमरी वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मिडल लेमेला के बीच में कौन होता है, प्राइमरी वॉल होता है। कैसा होता है प्राइमरी वॉल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के फाइबर्स और प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन मिलकर के ऐसे बना देते हैं इसको, है ना। और सिक्रेशन किधर से होता है इनका सबका, यहां से साइटोप्लाज्म से सिक्रेट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ में, ओके, इस तरीके से। तो इसको समझ सकते हैं, यहां पर देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये प्राइमरी वॉल देखो बाहर की तरफ में सिक्रेट हो गया, और ये मिडल लेमेला हो गया। अब क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, है ना, ये बीच में कौन आ गया, देखो ये सेकेंडरी वॉल आ गया, यहाँ प्राइमरी था, अब कौन है सेकेंडरी, और ये प्राइमरी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये सेकेंडरी आ गया बीच में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ में सेकेंडरी वॉल आ गया, जो प्राइमरी के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होता है, ओके। चलिए जी, तो ये था स्ट्रक्चर और ये थी बातें जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी। अब हम एंटर करते हैं सेल के अंदर, क्योंकि इतनी देर तक हम जो चल रहे थे वो कहाँ चल रहे थे, वो सेल था, सेल वॉल थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अब आगे अपन साइटोप्लाज्म में, किसमें आगे, साइटोप्लाज्म में आगे। साइटोप्लाज्म में क्या है आपको पता है सर, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाद में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब सर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, तो ये, और वैक्यूल भी होता है, लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल, बड़ी सी वैक्यूल। तो ये क्या होता है, एक सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। कैसे फंक्शन करता है कि एक बड़ा सा सेल है, एक सेल है सर, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यहाँ पर ट्यूब्यूल्स भी हैं, तो मैं क्या करता हूँ सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर राइबोसोम अटैच कर देता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने राइबोसोम अटैच कर दिया, तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसमें अगर ट्यूब्यूल बना दूं तो इसके आगे, तो ऐसे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में इस तरीके से ये ट्यूब्यूल्स जो होंगी ये बन जाएंगी, तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ही कंटिन्यू होकर के ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो आपस में कनेक्टेड होती है। ये जो एरिया है ना अंदर वाला, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, और ये राइबोसोम इसके ऊपर अटैच है, ये रहा। ओके, ये आरईआर हो गया, ये एसईआर हो गया। एसईआर कुछ अलग चीजें बनाएगा, आरईआर कुछ अलग चीजें बनाएगा। अब आरईआर ने जो चीज बनाई वो एसईआर की तरफ आएंगी, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, ये ट्यूब्यूल्स ऐसे कनेक्टेड होती है इनसे ऐसे, ठीक है। तो आरईआर की चीज एसईआर की तरफ आएगी, और एसईआर की चीजें जो है वो आरईआर, और एसईआर की चीजें जो है वो हो सकता है आरईआर से डायरेक्टली आए। तो कोई भी चीज अंदर बनी है, मान लो अंदर कोई भी एक्स चीज बनी, मान लो यहाँ राइबोसोम ने क्या करा, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन बना करके अंदर डाल दिया। ध्यान रखना, इस न्यूक्लियस से एमआरएनए यहाँ आता है और एमआरएनए अटैच हो जाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन जो है वो अंदर बनती है, इस ल्यूमेन में जाती है। तो आरईआर के अंदर दो कंपार्टमेंट बन गए साइटोप्लाज्म के, इंट्रालुमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रालुमिनल कंपार्टमेंट। तो इंट्रालुमिनल कंपार्टमेंट में प्रोटीन बन गया जो राइबोसोम ने बनाया, ऐसे बन गए प्रोटीन। अब इन प्रोटीन को क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन है, जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वैसा फ्लूइडी नेचर का मेम्ब्रेन है। तो ये जो है वो पैकेट बनाएंगे इसके, और इसको पैकेट के फॉर्म में पैक करके बाहर निकालेंगे। तो ये जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को यहां से बाहर की तरफ में ऐसे वेसाइकल्स बना करके निकाला जाएगा। तो ये वेसाइकल मान लो, इसको मान लेते हैं, तो ये वेसाइकल बन गई इस तरीके से। इसके अंदर कौन प्रेजेंट है भाई, उसके अंदर प्रेजेंट है ये प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन जो है वो लेकर के ये वेसाइकल कहाँ जा रही है, बहुत सारी वेसाइकल निकलती है, और ये वेसाइकल जाती है सामने प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में क्या होता है, ऐसे सिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये सिस्टर नहीं और ये सिस्टर नहीं आपस में अंदर कनेक्टेड है, लेकिन इधर वाली सिस्टर नहीं देखो आपस में जो है वो कनेक्टेड नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ में होगी वो होगी कॉनकेव, और इसकी तरफ होगी वो होगी कॉन्वेक्स, ठीक है। ओके, तो इस तरह की जो सीट्स हैं वो होंगी कॉनकेव होंगी, और इस तरफ होगा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। इसको डायग्राम में दिखा देता हूं मैं आपको, तो आपको सिंपल लगेगा बिल्कुल। ये देखिए, दिख रहा है आपको क्लियर। तो ये जो है वो आपको दिख रहा होगा ट्रांसफेस जो होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव होती है। तो मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। और सिस फेस जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया है, तो ये उल्टा है। जो न्यूक्लियस की तरफ में होती है, यहां पर इस न्यूक्लियस की तरफ में ये इस तरफ से ऐसे होगा, ये सिस्टरनी जो होती है वो इस तरफ से ऐसे होती है, यूं। ओके, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस न्यूक्लियस की तरफ होगी, कॉनकेव सरफेस जो है वो मेम्ब्रेन की तरफ में होगी। ओके, यहां इसको अब क्या होगा कि ये कॉन्वेक्स, ये डिफरेंट सिस्टरनी जो है, सिस्टरनी में ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, और ये जो वेसाइकल आया है ब्लू कलर का, ये इसमें फ्यूज हो जाएगा आकर के। तो ये जो वेसाइकल आ रहा है, ये वेसाइकल आकर के इसके अंदर फ्यूज हो जाएंगे, और अंदर प्रोटीन लेकर के आया है। तो ये प्रोटीन जो है उसके साथ में ये वेसाइकल इस कॉन्वेक्स सरफेस पर, ध्यान रखिए गोल्जी बॉडी जो है वो पूरा ऐसे सिस्टरनी का पैकेट होता है। 7-8 सिस्टरनी जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, ऐसे पाइलअप होता है, और ये वेसाइकल इसके अंदर आ जाती है, अंदर आकर के फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होकर के इस काले वाले पार्टिकल को यानी कि प्रोटीन को अंदर छोड़ देती है। और प्रोटीन को अंदर छोड़ने के बाद इस प्रोटीन का यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन में क्या होता है भाई, मॉडिफिकेशन में इससे कोई चीज अटैच होती है, मान लो कि ग्लूकोज अटैच हो रहा है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, है ना, और ग्लाइकोप्रोटीन बन गया यहाँ पर बिल्कुल। और अगर मान लो ये एसईआर से आ रहा होता, अगर ये पैकेट एसईआर से आ रहा होता, मानते हैं कि अगर ये एसईआर से आ रहा है, ये एसईआर से अगर आया था और यहाँ पर अगर आया है, तो अंदर की तरफ में क्या लेकर आ रहा है, ये एसईआर लेकर के आ रहा है, फैट लिपिड लेकर के आ रहा है। क्या ला रहा है, लिपिड लेकर के आ रहा है। मान लो लिपिड लेकर के आया और अंदर लिपिड है, और लिपिड के साथ में आपने कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिए, तो लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच होने के बाद क्या बन गया भाई यार, ये ग्लाइकोलिपिड बन गया। क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया गोल्जी बॉडी में। और ये ब्लैक कलर का प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिए तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। तो इसको हम बोलते हैं लिपिड को, प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन को हमने क्या किया, हम दो तरीके से अटैच कर सकते हैं। प्रोटीन को दो चीजें अटैच कर सकते हैं। प्रोटीन से अटैच कर रहे हैं, मान लो कार्बोहाइड्रेट अटैच कर रहे हैं, तो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, और अगर मान लो प्रोटीन के साथ में लिपिड मॉलिक्यूल अटैच कर रहे हैं, मान लो क्या अटैच कर रहे हैं, लिपिड मॉलिक्यूल जो एसईआर से आया है, मान लो उसको अटैच कर दिया, मान लो, ठीक है,
तो उस लिपिड को प्रोटीन के साथ में अटैच कर दिया जो RER से आया था, तो यहां मॉडिफिकेशन होकर के गोल्जी बॉडी में वो क्या बन गया, क्या बन गया, वो ग्लाइकोलिपिड, सॉरी लाइपोप्रोटीन। क्या बन गया, प्रोटीन के साथ में लिपिड लगा दिया तो लाइपोप्रोटीन बन गया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिडेशन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोसिडेशन लाइपोप्रोटीन बनाता है। तो लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा एक काम है जिसका नाम है ग्लाइकोलिपिड बनाना। तो ग्लाइकोलिपिड बनने वाला काम जो है उसका प्रोसेस अलग है, उसका नाम आपको नहीं बता रहा मैं सिर्फ प्रोटीन के साथ अटैच होने वालों का नाम बताया मैंने आपको, ठीक है। ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोसिडेशन। ओके, तो ये सारा मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो सारा का सारा किसमें हो रहा है, गोल्जी बॉडी में हो रहा है। और गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इनको मॉडिफाई करके इनको यहां से यहां आएगा और ये पाउच के फॉर्म में पैक कर देगा, और पैक करके इनको यहां से बाहर की तरफ में निकालने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, तो बाहर यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर आकर के ये वेसिकल फ्यूज होकर के बाहर भेज देगा। मान लो RER से कोई एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो ये प्रोटीन बनी, यहाँ आई, यहाँ मॉडिफाई हुई और पैकेट में आई और पैकेट से बाहर की तरफ उल्टी कर दी, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये सिक्रीशन, जैसे एंजाइमेटिक सिक्रीशन अगर करना है तो एंजाइम यहाँ पे हो गया। दूसरा, इससे गोल्जी बॉडी के दो टारगेट है, एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में क्या हो सकता है कि भाई अगर ये बड़ा सा वेसिकल है, इसमें प्रोटीन, अंदर एंजाइम है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी लाइसोसोम। क्या बन जाएगा, लाइसोसोम बन जाएगा। और लाइसोसोम क्या करता है, मान लो बाहर से कोई पार्टिकल आया एंडोसाइटोसिस से, हार्ड पार्टिकल है, ये लाइसोसोम जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम एक्टिव नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइसोसोम उसके चारों ओर आ जाएंगे। फिर इसकी पीएच जो होती है प्रोटॉन पंप की वजह से अंदर एसिडिक पीएच हो जाती है। एसिडिक पीएच के अंदर ये एसिड हाइड्रोलेजेस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना एंजाइम सिक्रीट करके इस पार्टिकल के ऊपर डाल देते हैं और इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो डाइजेस्ट करते टाइम पे ये सारे मिलकर के एक ऐसे वैक्यूल बना लेते हैं। इसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद चीजें एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होने के बाद में एक पाउच बचेगा जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, ये बाहर की तरफ में सिक्रीट कर दिया जाएगा। यस और नो, तो ये लाइसोसोम का फंक्शन हो गया। तो आप बताइए, इस लाइसोसोम को, ये पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम के लिए चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन बनाया RER ने, RER ने प्रोटीन बनाया, लेकिन ये एंजाइमेटिक फॉर्म में चाहिए तो मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो गोल्जी ने इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई के साथ उसकी पैकिंग की रिक्वायरमेंट है। तो बिना पैक हुए ये पाउच नहीं बन सकता है, तो पाउच बनाने के लिए गोल्जी बॉडी काम आता है। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। तो प्राइमरीली ये पैक करता है, सेकेंडरीली ये मॉडिफाई करता है, और ये रॉ मटेरियल बना रहा था। RER ने रॉ मटेरियल बना के दिया, यहाँ मॉडिफिकेशन हुआ, पैकिंग हुई, और पैकिंग होकर के ये लाइसोसोम ने अपने चारों ओर यहाँ पर सिक्रीट करके इसको डाइजेस्ट कर लिया। तो आप सोचो, इस डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने जने काम आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये देखो, एक सिस्टम बना या नहीं बना, तीनों एक कोऑर्डिनेटेड में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये काम कहाँ हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यस और नो, तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट एक पार्टिसिपेशन कौन करता है, वैक्यूल। सर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कैसे है वैक्यूल? अरे भाई, ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है ना डाइजेशन होकर के, तो डाइजेशन होकर के एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाकर के स्टोर हो जाएगा किसमें, वैक्यूल में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और वैक्यूल से दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर काम आते हैं। और पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इस फंक्शन में उनका कहीं पर भी रोल नहीं है। ओके, तो ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, ये डायग्राम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जिसको बहुत इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ही, आपको बता ही दिया मैंने। ये छोटे मोटे और डायग्राम है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे जाल बना हुआ है सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स का। ये देखो RER, ये SER देखो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है। ओके, ये देखो राइबोसोम है, ये इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट एक सिस्टर्नी का एक पार्ट है। मान लो मैंने यहाँ से एक सिस्टर्नी का ये राइबोसोम अटैच्ड था, इस पार्ट को मैंने जूम किया है यहाँ पर, मान लो, तो ये देखो ये सिस्टर्नी हो गया, और यहाँ वेसाइकल निकल रहा है इससे। तो ये देखो वेसाइकल बाहर पाउच के फॉर्म में, क्या ये राइबोसोम है, राइबोसोम ने ये देखो पॉलीपेप्टाइड बनाया अंदर,
और पॉलीपेप्टाइड का यहाँ पे शुगर जो है उसमें ऐड हो जाती है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि मॉडिफिकेशन आरईआर खुद भी कर सकता है। अगर सिक्रेटरी सेल है तो गोल्जी बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आरईआर खुद बना देगा, खुद ही मॉडिफाई कर देगा, खुद ही पाउच बना देगा, पैकिंग कर देगा और खुद ही बाहर सिक्रीशन कर देगा। तो आरईआर में गोल्जी बॉडी को काम करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं सेल में जहां पर सिक्रीशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे कि पेनक्रियाटिक सेल हो गई, है ना, लीवर की सेल हो गई, जहां पर आपको सिक्रीशन बहुत रैपिड करना पड़ता है, वहां सारा काम गोल्जी का आरईआर ही कर लेता है। तो सेम यहां पर ये कर रहा है। देखो यहाँ पे एक प्रोटीन है सिक्रेटरी सेल का, यहाँ राइबोसोम ने बना करके ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में डाला, नंबर 1 पॉलीपेप्टाइड के साथ में इसका मॉडिफिकेशन हो गया, शुगर ऐड हो गया, तो ये ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो वेसाइकल के फॉर्म में पैक हो गया, पैक होकर के ये आ गया बाहर और ये सिक्रेटरी वेसाइकल बन गई और सिक्रेटरी वेसाइकल आउटसाइड द सेल चली गई। तो ये होता है काम पूरा का पूरा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको याद रखना एनसीईआरटी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दिख रहा है ना ये वेसाइकल, ये देखो ये गोल्जी बॉडी से ये वेसाइकल जो है वो क्या हो रहा है, ये बर्ड ऑफ हो रहा है। बर्ड ऑफ का मतलब है कि निकल रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। ये वेसाइकल कहां से आई, फ्रॉम ईआर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हुई ट्रांजिशनल वेसाइकल, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है जो फ्यूज हो रही है। तो फ्यूज हो रही है सर, इसका मतलब इधर आरईआर से आ रही है, और ये जो सरफेस है वो कैसी है, कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ध्यान रखना इधर वाली सरफेस जो होगी वो कॉन्वेक्स सरफेस होंगी, क्योंकि आपको देखने पे पता नहीं लग रहा होगा सर ये तो कॉनकेव सा लग रहा है, नहीं, आप इसको देखो ओनली बड़ा पार्ट, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे इसको इमेजिन करो बस ओनली। ठीक है, इसको इमेजिन करना बिल्कुल ऐसे। तो ये वैक्स पार्ट है, कॉन्वेक्स पार्ट और कॉनकेव पार्ट। तो ये ट्रांस और ये सिस, ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। या मैचुरेशन होकर के निकलेगा, बर्ड ऑफ होगी, या सिक्रीशन करने के लिए निकलेंगे, मैच्योर होकर के निकल रही है और ये अंदर घुस रही है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम है जो आप याद रख सकते हैं गोल्जी बॉडी के। डिफरेंट डायग्राम्स हैं। लाइसोसोम का फंक्शन बता ही दिया मैंने आपको। कई सारे एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्ट करते हैं किसी न किसी को एसिडिक पीएच के ऊपर, है ना, न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको, सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो हर किसी को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 2 मेम्ब्रेन वाला, ये तो लाइसोसोम का डायग्राम है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, लाइसोसोम। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है लोगों को। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कैसे होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए जो होता है आरएनए भी होता है, और प्रोटीन फॉर्मेशन की मशीनरी होती है उसके अंदर, और उसको काम करने के लिए रिक्वायर्ड जो एंजाइम है वो खुद भी बना लेता है, लेकिन पूरे नहीं है वो। मान लो 100 एंजाइम की रिक्वायरमेंट है तो 30 एंजाइम वो खुद ही बना लेते हैं, लेकिन 70 एंजाइम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो न्यूक्लियस वाला डीएनए है वो बना के देता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से वो अंदर घुसते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के थ्रू मैट्रिक्स में आने के लिए यहां पर। तो इसलिए इसके काम को चलाने के लिए 100 एंजाइम है, और 100 एंजाइम जो है वो अकेला नहीं बना सकता है, लेकिन पूरा का पूरा दूसरे पर भी तो डिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमस है लेकिन पूरा ऑटोनॉमस नहीं है, पूरा का पूरा खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। कौन, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, पहले क्या था कि इवोल्यूशन से पहले ये खुद एक इंडिविजुअल सेल की तरह वर्क करते थे, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया और अकेले क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल के फॉर्म में एक इस्टेब्लिश होने की कगार पर थे, और ये बड़े जोर से चिल्ला रहे थे कि हम सेल बनेंगे, हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लेकर के आएंगे। लेकिन जब बाद में पता लगा कि आपके अंदर जो जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो कंप्लीट नहीं है ना, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए इनके अंदर की स्ट्रक्चर कम पड़ गई, तो ये बोले भाई जिंदा तो अपन को रहना है, क्या करें, तो ये कहता है कि ऐसे के पास चलो जो अपन को कुछ दे सके। तो ये घुस गए यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, तो यूकेरियोटिक सेल को इनसे फायदा होने लगा और इनको यूकेरियोटिक सेल से फायदा होने लगा। तो ऐसा समझा जाता है, ये थ्योरी है, एंडोसिम्बायोंट बोलते हैं इनको, एंडोसिम्बायोंट। सिम्बायोंट मतलब दोनों को फायदा होने वाला स्ट्रक्चर एक ही जगह पर है। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये बात बोली जाती है।
माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड होता है, अपने आप से डिवाइड होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, फिजन से इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। बाइनरी फिजन होता है इनमें। क्या होता है? बाइनरी फिजन। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही फिजन होता है, बाइनरी फिजन से ये डिवाइड भी होते हैं। तो कई सारे कैरेक्टर इनके प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलते हैं। उनका डीएनए बोल दो, इनके डिवीजन का तरीका बोल दो, इनके मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बोल दो, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दे रिजेंबल्स विद प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, एंड दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो इनका ओरिजिन जो है वो हम बता सकते हैं कैसे हुआ और कैसे इस्टेब्लिश हुए, और इनको कैसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोला जाता है। अब पर्टिकुलर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के साइज, शेप सब रटना है आपको, रट लीजिए डायरेक्टली। कितना साइज, कैसा कैसा साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या शेप होती है ना, सारी पैरामीटर याद कर लेंगे। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। इनर मेम्ब्रेन, ये ग्रीन कलर का जो स्पेस है उसके अंदर देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, एक सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं क्रिस्टा। तो अंदर ऐसे फोल्ड हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कोई भी चीज होगी तो उसका कंटेंट बढ़ जाएगा। एंजाइम है तो एंजाइम का अमाउंट बढ़ जाएगा, और ये बढ़ना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर ऐसे ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर कई सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक ये जो हेड दिख रहा है आपको, ये ऐसा एक टेनिस रैकेट की तरह, ये एटीपी बना के देता है। क्या बना के देगा? एटीपी बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर ज्यादा एटीपी बनाने हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टा होने चाहिए, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए। ये जितने नंबर में होंगे उतना ही ज्यादा एटीपी बनेगा। तो आप सोचो, जितना ज्यादा, ये जितना फिंगर लाइक है, अगर ये प्लेट लाइक होगा तो ऐसे, अगर ये ऐसा होता क्रिस्टा तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता, तो ज्यादा और एटीपी बनेंगे। तो ये बेसिकली फिंगर लाइक ही होते हैं, और जितने ज्यादा नंबर में होंगे वो उतना ही ज्यादा एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एटीपी बनाना इसका काम है। इसके अंदर ये जो ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में डीएनए, इसका 70S राइबोसोम, है ना, आरएनए, प्रोटीन बनाने की मशीनरी सब होती है। इनर मेम्ब्रेन पर ये क्रिस्टा हो ही गया, है ना, अकेला क्रिस्टा, बहुत सारे को क्रिस्टी बोलते हैं। उसके ऊपर ये ऑक्सीसोम है। ऑक्सीसोम जो है वो एटीपी बना के देता ही है। और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस है। आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं इसको। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ओके, और मैट्रिक्स तो पता लग ही गया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पता लग गया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का कंपैरिजन करें तो इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है। ठीक है, ऐसा कैसा ही क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। तो ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये देखो डायग्राम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का। ये देखो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये अंदर की तरफ में क्रिस्टा दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है क्रिस्टा? दिखा क्या? ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये रहा क्रिस्टा। और ये जो क्रिस्टा जो है उसके ऊपर देखो ये सिंगल क्रिस्टा, क्रिस्टा के ऊपर ये हेड, ये देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है अपन। तो हेड, पेडिसेल, तो ये जो हो गया F0 और ये हो गया F1। तो F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो F0 F1 पार्टिकल, F0 बेस हो गया और ये पूरा का पूरा F1 हो गया। तो ये एटीपी जो बनता है वो ऐसे बनता है, प्रोटॉन बाहर मूव होते हैं, ये अंदर की तरफ से। अंदर क्या है भाई, दिख रहा है आपको? ये बाहर की तरफ से। तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वो दिख रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ हो गया मैट्रिक्स, और ये कौन हो गया? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ से प्रोटॉन बाहर ये मैट्रिक्स में जाएंगे, तो यहाँ एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी। तो इसके हेड पर एटीपी बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये मैट्रिक्स। ओके, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन मैट्रिक्स में, और यहाँ पर इसके हेड पर एटीपी बनेंगे ऐसे। ठीक है जी, प्रोटॉन ऐसे मूव करते हैं इसके अंदर से। ये प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होते हैं ये। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने में काम आता है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्लास्टिड्स। आपको पता है प्लास्टिड्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं। वो जो प्लास्टिड्स जो होते हैं उनके अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई? प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बेसिस पे। अगर प्लास्टिड्स में पिगमेंट प्रेजेंट है, 2 टाइप के प्लास्टिड्स बनेंगे। प्लास्टिड्स में पिगमेंट नहीं है तो एक टाइप का प्लास्टिड बनेगा, उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में पिगमेंट है, अब वापस और क्लासिफिकेशन होगा। सर पिगमेंट है तो वो प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो प्लास्टिड्स जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट स्पेशल क्लोरोफिल प्रेजेंट है,
तो उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। अगर वो प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, और कितने भी पिगमेंट होने दो, क्लोरोफिल नहीं है, तो वो पिगमेंट वाला प्लास्टिड उसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो पिगमेंट वाला प्लास्टिड दो हो गया, जिसमें क्लोरोफिल होता है, और एक वैसा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो नहीं होगा क्रोमोप्लास्ट, उसमें डिफरेंट कलर के लिए पिगमेंट होंगे। और इधर होगा क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, और जो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं उसमें से कुछ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में भी होंगे। क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं उसमें से कुछ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में भी होंगे। यस और नो? तो इस तरीके से 3 तरीके के प्लास्टिड हो गया, नहीं हो गए? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर्ड है, लाइट को ट्रैप करता है, तो उसके स्ट्रक्चर में वो कहां प्रेजेंट होता है वो देखना चाहिए हमें, ठीक है? तो प्लास्टिड्स में से जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज करना। तो जो फूड नेचर है उसके बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन है। जैसे फूड है कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले जो है उनको बोल देंगे एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन को स्टोर करने वाले जो है वो प्रोटीनोप्लास्ट या एलुरोप्लास्ट, और लिपिड को स्टोर करने वाले हैं इलियोप्लास्ट। ये हो गया प्लास्टिड। एक और होते हैं जिनके अंदर भी कलर नहीं होता है, लेकिन वो फूड को भी स्टोर नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि क्लोरोप्लास्ट था, लाइट नहीं मिली, अंधेरे में रख दिया प्लांट को, तो वो क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा, सारे पिगमेंट लॉस हो जाएंगे उसके। अब जो पिगमेंट बचा है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है लेकिन वो फूड स्टोरेज भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे प्लास्टिड को बोलेंगे इटियोप्लास्ट। इटियोलेटेड प्लांट में इटियोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इटियोलेटेड प्लांट जो अंधेरे में रखा हुआ प्लांट जिसमें सारे पिगमेंट लॉस हो जाते हैं, इटियोप्लास्ट। ये कितने भी प्लास्टिड्स हो, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स हो, ये सारे सेम प्लास्टिड एक सिंगल ओरिजिन से होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड स्ट्रक्चर से ही इटियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट बनते हैं। और ये सारे प्लास्टिड आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, कोई भी फॉर्म किसी में भी चेंज हो जाएगी, एक्सेप्ट हरी मिर्च लाल हो सकती है, लाल मिर्च हरी नहीं हो सकती। मतलब हरी मिर्च मतलब हरा कलर क्लोरोप्लास्ट, लाल हो सकती है क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, डिफरेंट कलर वाला क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। लाल मिर्च वापस कभी हरी नहीं होगी, मतलब क्रोमोप्लास्ट कांट कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, दैट्स इट। बाकी सब आपस में चेंज हो सकते हैं। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, इसका प्रेजेंस होता है, सब क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम है लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करवाना, और खुद ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो जितने भी प्लांट के ग्रीन पार्ट है वहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और ये मेनली कहां प्रेजेंट होता है, लीव्स में। लीव्स में भी मीजोफिल सेल में कई नंबर में होता है। तो ये आपको पढ़ लेना एनसीईआरटी में कि कितने नंबर होते हैं, एक सेल के अंदर कितने सारे हैं, साइज कैसी होती है, शेप कैसी होती है, सारे पैरामीटर देख लेना। अलग अलग प्लांट टाइप में अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, एल्गी में वो भी पढ़ लेना, कप शेप, रिबन शेप, ये सारी बातें। साइज हो गई, शेप हो गई, नंबर हो गया। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन तो पता लग ही गया, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये लाइट को ट्रैप करने वाले जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, वो लगे हुए कहां पर होते हैं। क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट होते हैं, वो कहां पर होते हैं। तो स्ट्रक्चर आते हैं, स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का देखते हैं सीधा सीधा। ये डायग्राम था जिसमें मैंने कन्वर्जन बताया आपको, है ना, कौन कौन किसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये प्रोप्लास्टिड जो है, ये देखो, ये दिख रहा है पिंक कलर का, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों कंटिन्यूअस होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी होने की वजह से डिसकंटिन्यूअस थी ना, वो ऐसा इसमें नहीं है, दोनों ही कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ऐसे कोई मशीन होती है, जैसे इंजन होता है ना, इंजन के अंदर जैसे गाड़ी खोल लेते हैं, वैसे ये कैसे जो पार्ट्स की तरह, मानो इसको पकड़ के खींच ले, बाहर निकाल दें तो स्पेस हो जाएगा पूरा। तो उस स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और हाथ में लगा के वापस फिट कर दिया इसको, ऐसे कैसे, ये पूरा पार्ट, ये दिख रहा है ढेर ढेर ऐसे, ये पूरा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं, ग्राना। सर ग्राना में क्या दिख रहा है, ग्राना में बिल्डिंग दिख रही है सर एक, इस बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रानम। ग्रानम, अकेली बिल्डिंग ग्रानम। सर ग्रानम बिल्डिंग, सर मुझे लिख रहा है कि बिस्किट का ढेर है, तो एक बिस्किट दिख रहा है आपको, ये जो बिस्किट है अकेला, ये है मेम्ब्रेन लाइक, एक हॉलो, एक अंदर से खोखला, एक सिक्का है, एक सैक है, इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड का ढेर एक ग्रैनम, दूसरा ढेर दूसरा ग्रैनम। और सर आपको एक बात बताएं कि एक स्ट्रक्चर है जो इनको जोड़ रहा है दोनों बिल्डिंग में से, एक इस बिल्डिंग का कोई एक थाइलेकोइड, दूसरे
बिल्डिंग के दूसरे थाइलेकोइड से अटैच्ड है। तो ये सर अटैच्ड कैसे होता है? जैसे मान लो ये है, तो एक थाइलेकोइड ऐसा पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा पूरा, और यूं एक्सटेंड होकर के ये इसमें भी आ जाएगा। तो ये ऐसे अटैच्ड है, ध्यान रखना ये कनेक्टेड होता है, ये और ये आपस में कनेक्शन है, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है जी। तो दो ग्रैनम आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लेमेली से, और ये स्ट्रोमा लेमेली आपस में जोड़ करके, तो आप बोलोगे सर स्ट्रोमा लेमेली जो है ये जो फ्लैट होती है कैसी होती है? ये तो है, ये भी फ्लैट है, लेकिन ये थोड़ा फूला हुआ है, ये ज्यादा फ्लैट है। तो ये ऐसे होता है बिल्कुल यूं ऐसे, ठीक है। लेकिन ये भी कैसा है? हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, हॉलो। ये भी हॉलो है और ये भी हॉलो है, अंदर यहाँ पे स्पेस है, ल्यूमेन है, और इसके अंदर भी ल्यूमेन है। तो एल फॉर इनके बीच में भी ल्यूमेन है, और यहाँ पर भी अंदर क्या है? ल्यूमेन होती है। और ये क्या है सर? ये मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन है क्या? बिल्कुल वही मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है पूरा ये, ठीक है। अब सर यहाँ पर एक बात बताइए, ये मेम्ब्रेन है, तो फिर क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट अकेला नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट और भी एसेसरी पिगमेंट सारे मिलकर के 400-500 पिगमेंट, 250 से 400 पिगमेंट का एक ग्रुप, एक ऐसा रेड कलर मार्क कर रहा हूं, मतलब वो ग्रुप हो गया। तो ये 250 से लेकर के 400 पिगमेंट का एक ग्रुप बन गया इस रेड कलर के ग्रुप को, जहां पर क्लोरोप्लास्ट भी है, सॉरी क्लोरोफिल भी है, सब कुछ है। इसको बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम को बोलते हैं पीएस, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम का मतलब है कि लाइट इनके पास आएगी और ये लाइट को ट्रैप करते हैं। तो इनका पोजीशन समझ में आ गया। और स्ट्रोमा लेमेली पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो दो जगह होते हैं, थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लेमेली की जो मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा लेमेली की मेम्ब्रेन पे और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। तो थाइलेकोइड पर प्रेजेंट फोटोसिस्टम जो होते हैं वो दोनों फोटोसिस्टम होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। कौन से? इसको स्टार बना देता हूं। तो ये राउंड और स्टार दोनों टाइप के फोटोसिस्टम है। इस पे ओनली स्टार फोटोसिस्टम होगा। राउंड है वो है PS2 और स्टार है PS1। तो PS2 और PS1 दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्वांटासोम के नाम है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। थाइलेकोइड पर दोनों होते हैं, स्ट्रोमा लेमेली पे अकेला ही होता है PS1, PS2 नहीं होता है। ओके, तो ये लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, और लाइट को ट्रैप करके ATP और NADPH बनाते हैं। और ATP और NADPH का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बाहर, ये जो जगह बची है ना स्ट्रोमा वाली, उसमें। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है कौन? एंजाइम। एंजाइम प्रेजेंट है, सारे DNA प्रेजेंट है, इसका सब कुछ प्रेजेंट है। और यहां पर क्या बनेगा? ये स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन होगी और यहां बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बस फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनता कहाँ है? स्ट्रोमा में बनता है। फोटोसिंथेसिस में और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो लेबलिंग याद रखना और ये डायग्राम याद रखिएगा। तो ये देख लो, इस तरीके से मैंने बता दिया आपको स्ट्रोमा लेमेली। ये डायग्राम पूरा आप देख सकते हैं इजीली, वेरी इजीली। ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो डायग्राम में है। ये जूम करके बताया मैंने। एक थाइलेकोइड है, ये बीच में ल्यूमेन हो गया। ये देखो, ये दूसरा थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड आपस में देखो, ये स्ट्रोमा लेमेली देखो, हॉलो, ये हॉलो स्ट्रक्चर है आगे, ये दूसरे वाले ग्रेनम से जुड़ जाएगी। ओके, और एटीपी का फॉर्मेशन हो ही रहा है। देखो एटीपी, यहां से एटीपी बन जाएगा, तो ये बाहर की तरफ स्ट्रोमा में एटीपी बन ही गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। किसकी? राइबोसोम 70S 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। आपको पता ही है, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट, सबकी बातें हम कर चुके हैं पहले ही। और राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और दो यूनिट आपस में जुड़ी होती है मैग्नीशियम के आयन से, तब जाकर के ये बनता है। ओके, ये डायग्राम याद रखना आप लोग। इसके अंदर मैंने सारे दोनों के RNA जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जो RNA है वो सारे कौन से RNA? RNA है, ठीक है। RNA, डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA। ये RNA वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लेना आप लोग, बहुत अच्छे से रट लेना कि कौन सा RNA किस किस में कौन कौन से RNA प्रेजेंट होते हैं, कौन सी यूनिट में कौन सा होता है। आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में नहीं रटना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बाद में साइटोस्केलेटन की। और साइटोस्केलेटन में आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। यस और नो? तो साइटोस्केलेटन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, वो पूरा का पूरा एक ऐसा साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक फाइबर्स का बना होता है। फाइबर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट। जैसे एक्टीन पढ़ते हो ना, एक्टीन, मायोसिन, तो वो एक्टीन जो है वो एक अकेला एक्टीन मॉलिक्यूल जो है वो एक अकेला, ऐसा एक एक्टीन अकेला गोल
ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एक्टिन। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन एक साथ जुड़ करके एक चेन बना लेगा, फिर दूसरी चेन के साथ में ऐसे गांठ खा लेंगे, रगड़ खा लेंगे, ऐंठन खा लेंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे आपस में, और ट्विस्ट होकर के एक डायमीटर बनाएंगे। उस डायमीटर को 6 नैनोमीटर का डायमीटर बनेगा, तो एक फिलामेंट बन गया, और इसको बोलते हैं माइक्रो फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन मॉलिक्यूल का बना है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है साहब, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक डंबल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, है ना। आप देखिए एक डंबल, दूसरा डंबल, तीसरा डंबल ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड है ना, और ऐसे अरेंज्ड है जैसे कि कोई एक शीट बन रही है, एक परत बन रही हो, और बीच में हाथ डाल रहा हूं तो मैं हॉलो स्ट्रक्चर है। तो इसको कैसे करा मैंने, ऐसे घुमा करके सामने रखा तो ये ऐसे दिख गया। ऐसे डंबल, ऐसे तो डंबल दिखेगा, तो सामने इसको घुमाओगे तो हेड दिखेगा ना डंबल का ओनली। ये डंबल है, इस डंबल का इधर से देखोगे तो आपको हेड ही तो दिखेगा। तो देखो ये सारे डंबल आपस में, और ये बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर है। तो ये हॉलो ट्यूब्यूल जो बन रही है, जिसका डायमीटर इतना बड़ा है 25 नैनोमीटर का डायमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल। तो हम कहेंगे सर माइक्रो ट्यूब्यूल की मोनोमर क्या है? मोनोमर ये डंबल है। सर ये डंबल कैसा बना हुआ है? तो डंबल ऐसा बना हुआ है, ये देख लो, ये दिख रहा है एक सिंगल डंबल। ये डंबल, इसको डंबल ही तो बना सकता हूं मैं। ये देखो ये डंबल हो गया, ये स्ट्रक्चर है डंबल की तरह, डंबल की तरह स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें एक है अल्फा और एक है बीटा। तो एक डंबल भी दो तरीके से बना हुआ है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। सर ये अल्फा और बीटा क्या है? ये प्रोटीन है, ये अल्फा प्रोटीन है, ये बीटा प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन? अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, दोनों मिलकर के एक डंबल बना रहे हैं, और ये डंबल आपस में अरेंज हो रहा है। तो ये देखो बीच में स्पेस बन रहा है जिसमें हाथ डाल रहा हूं मैं, यूं हॉलो। तो ये, और इसको सेक्शन कट काटेंगे, सेक्शन कट करके इसको ऐसे करके दिखाएंगे तो ये देखो डंबल का एक हेड दिखेगा, बीटा ट्यूबुलिन दिख रहा है सामने। कौन दिख रहा है? बीटा। बीटा के पीछे कौन है? अल्फा, पीछे अल्फा। तो ये हॉलो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं, ये डंबल को बोलते हैं ट्यूबुलिन डायमर। इस डंबल का नाम है, ये जो डायग्राम है, ये ट्यूबुलिन डायमर। तो डायमर जो होता है, उस डायमर का पॉलीमराइजेशन होता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है वो अल्फा और बीटा दोनों अलग होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया एक फिलामेंट, एक पूरा का पूरा एक ट्यूब्यूल बन गई, माइक्रो ट्यूब्यूल। अब इसको हाथ में ले लिया मैंने, और ये ट्यूब्यूल को काम में ले लो जहां चाहिए वहां पर, सीलिया और फ्लैजेला के अंदर घुसा दो और स्ट्रक्चर में अरेंज कर दो इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स को, तो वो एक फ्लैजेला बन जाएगा, सीलिया बन जाएंगे। अगर इन ट्यूब्यूल्स को अरेंज कर दो यूं साइटोप्लाज्म में, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से लगा दो और क्रोमोसोम को तोड़ दो, तो सेल डिवीजन में काम में आ जाएंगे। यही ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सारी माइक्रो ट्यूब्यूल्स। एक छोटे फिलामेंट होते हैं हेयर लाइक, छोटे बाल के जैसे, जिनको प्रोटोफिलामेंट, ये ग्रीन कलर का प्रोटोफिलामेंट है, और ये भी आपस में हॉलो स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ऐसे। ये प्रोटोफिलामेंट छोटा सा हॉलो फिलामेंट बना लेंगे, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और मेनली माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये मिलकर के सेल के अंदर ऐसे जाल बना लेती हैं, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और साइटोस्केलेटन सेल की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल के साइज और शेप को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साइटोस्केलेटन के ही जो एक्सटेंशंस होते हैं वो है सीलिया और फ्लैजिला। ये सेल के लिए मोटिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है साइटोस्केलेटन। तो हम देखना चाहेंगे कि सर साइटोस्केलेटन कैसे सीलिया और फ्लैजिला बना देगा। तो साइटोस्केलेटन सीलिया और फ्लैजेला कैसे बना देगा, ठीक है जी। तो साइटोस्केलेटन सीलिया और फ्लैजेला तो बनाएगा, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। एक चीज और बनाते हैं ये साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल दिख रही है आपको, ये दिख रही है एक ये सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये वाली है ना। तो एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे तीन एक लाइन में लगा दी आपने। कैसे लगाई? ये देखो तीन दिख रही है आपको, एक, ये दो और एक तीन, ये तीन का जोड़ा है ये। फिर ये तीन इधर रही, फिर ये तीन ऐसे रही, ऐसे। तो तीन तीन का ये जो जोड़ा है इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट एक, ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा ट्रिपलेट। ऐसे कितने ट्रिपलेट दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के हैं, और इन्होंने एक घेरा बना रखा है। इन्होंने एक घेरा बना रखा है भाई, इन्होंने एक पूरा घेरा बना रखा है इस तरीके से, है ना। तो इस घेरे को हम ऐसे देखेंगे क्रॉस सेक्शन में, तो देख लो ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट,
ये ट्रिपलेट आपस में जुड़ा हुआ है। एक ट्रिपलेट का क्लॉकवाइज वाला जो सामने वाला माइक्रोट्यूब्यूल है, उससे एक अंदर की तरफ में एक प्रोटीन है, प्रोटीन का एक ऐसा सा लकड़ा है घुसाया हुआ है बीच में हब, इस हब से ये कनेक्ट हो रहा है ना। कहा? तीनों में से क्लॉकवाइज वाला, फ्रंट वाला, तो फ्रंट को बोलते हैं ए और उसके बैक में बी और सी। तो क्लॉकवाइज ध्यान रखना, क्लॉकवाइज में पहला वाला ए है, तो ए जो है उसके एक पार्टिकल प्रोटीन निकलता है जो अंदर जोड़ता है, और ए से एक दूसरा एक्सटेंशन निकलता है जो सी के साथ में जुड़ता है, इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो वो बैलगाड़ी के चक्के के जैसा लग रहा है क्रॉस सेक्शन में। ये जो है वो लंबा है, इसको अगर क्रॉस सेक्शन काटें और यहां पर रखें तो ये कैसा दिख रहा है? कार्ट व्हील अपीरियंस बोलते हैं इसको। क्रॉस सेक्शन जो होती है वो कार्ट व्हील अपीरियंस होती है। और आप देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर ऐसे आड़ा पड़ा हुआ है और एक ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा पड़ा हुआ है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये सेंट्रियोल ये हो गया, ये हो गया। तो ये इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना पूरा, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल एक, ये दूसरा सेंट्रियोल, और इसके बाहर एक ऐसे मैट्रिक्स बना दो, ऐसे मैट्रिक्स बना दो। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसको अंदर जिस मैट्रिक्स भी है और दोनों सेंट्रियोल भी है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पूरी को सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। तो एक सेंट्रोसोम में ऐसे अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल्स का, दोनों सेंट्रियोल्स का। ओके, तो ये था सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब देखो सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एनिमल सेल में पोल बनाते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है एक सेल में दो ही होते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, तो 2 से 4 हो जाते हैं। तो ये देखो 2 इधर है और 2 इधर है ना। ओके, और इसके बाहर इन्होंने अपने आप से क्या निकाल दिया? यहां माइक्रोट्यूब्यूल निकाल दी बाहर। इन्होंने भी माइक्रोट्यूब्यूल निकाली जो सेंटर की तरफ जा रही है, और ये भी माइक्रोट्यूब्यूल निकाल रहे हैं जो सेल के सेंटर की तरफ में जा रही है। तो ऐसे जब जाएगी तो सेंटर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगी। इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। इनको स्पिंडल फाइबर क्यों बोला? क्योंकि सेंट्रियोल ऐसा है, इधर एक सेंट्रियोल है, मतलब एक सेंट्रोसोम इधर है, दूसरा सेंट्रोसोम इधर है। इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाली तो एक स्ट्रक्चर बन गया स्पिंडल की तरह। ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर की मार्किंग, ये है स्पिंडल। और इस स्पिंडल की ये जो ट्यूब्यूल्स हैं एक फाइबर की तरह दिख रहे हैं, इसलिए इनको बोल दिया स्पिंडल फाइबर। क्या बोल दिया? स्पिंडल फाइबर। ओके, तो सेल डिवीजन में ये सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनकरेज प्रोवाइड करते हैं, और ये फाइबर्स इनको खींचते हैं, क्योंकि ये पीछे की तरफ में ये फाइबर्स अटैच्ड हैं, और ये इनको खींचेंगे तो इनको डिवाइड कर देंगे, इनको क्रोमोसोम्स को। तो बताओ सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो इस तरीके से हेल्प करते हैं। माइटोटिक apparatus है ये, माइटोटिक स्पिंडल है ये। और सीलिया और फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होती हैं, किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं, और न्यूक्लियस और क्रोमोसोम जो होता है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, उनसे क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको बताएंगे अगले लेक्चर के अंदर। और उसी लेक्चर के अंदर आपको सेल डिवीजन के जो कंसेप्ट हैं वो बताए जाएंगे, मियोसिस माइटोसिस के, सेल साइकिल के, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के। तो चलिए जी ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपका चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, आपके जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे जो दिमाग के अंदर हो सकता है उलझे हुए थे वो आई थिंक सुलझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर ये लेक्चर आपको हेल्प करता है तो अगला वाला लेक्चर आप देखना ना भूलें और उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।